अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है आपको? Yes, Bismillahirrahmanirrahim. We have a look at our today's lecture. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको रिलेट कर लेते हैं प्रीवियस से। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, बड़ा फास्टली हम वो रिवाइज करके और आगे चलते हैं। पेंकाइन साइकिल क्या होता है जी? ये स्टीम टरबाइन पावर प्लांट्स के लिए यूज होता है। जहाँ स्टीम टरबाइन है उसके लिए है। बेसिकली इसमें ये जो रेड लाइन है ये प्योर वाटर का फॉर्म कर्व है। इसमें ये वाली साइड जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये वाली साइड सैचुरेटेड ड्राई स्ट्रीम लाइन है ये वाली। और ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। ये वाली लाइंस जो हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। इसमें 3 पॉइंट पे इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हम इन करते हैं, इनलेट करते हैं स्टीम को इन दी टरबाइन। टरबाइन में एक्सपैंड होती है जिसकी वजह से वर्क होता है जनरेट, और हम 4 पॉइंट पहुंच जाते हैं। और ये इसके करीब होना चाहिए, इस लाइन के, इसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। फिर यहाँ से हम इसको हीट को रिजेक्ट कर देते हैं दी कंडेंसर, और यहाँ तक के ये 1 पॉइंट जो है दैट इज एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे हो। तो जब लिक्विड में है जस्ट हमें पंप चाहिए, पंप से हम इसको प्रेशराइज करते हैं तो वो अगेन बॉयलर प्रेशर पे चला जाता है। 2 से लेकर 3 तक हम बॉयलर में हीट एडिशन कर रहे होते हैं। ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। इसमें 1 से 2 और 3 से 4 जो है कांस्टेंट ट्रॉपी इंट्रॉपी हम कंसिडर करते हैं आइडियल के केस में, तो इसे कहते हैं आइसेंट्रोपिक। लेकिन अगर ये कांस्टेंट ना हो तो डेविएट कर जाता है साइकिल। कैसे डेविएट करता है वो कुछ इसने दिखाया है कि आपके इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से ये इतना चला जाता है, जिसकी ओवरऑल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से आपका वर्क आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। वर्क इनपुट बढ़ जाता है कि अगर आपने पंप को पहले कम पावर देनी थी अब ज्यादा देनी है ताकि वो फ्रिक्शन और लॉसेस को ओवरकम कर सके। इसी तरह टरबाइन के अंदर अगर वर्क आउटपुट लेनी है तो वो कम हो जाती है। ये ध्यान में रखें। और आप इसका ये डिफरेंस लें तो आपको पता चलेगा नीचे वाला डिफरेंस ज्यादा होता है। अच्छा, ये तो आइसेंट्रोपिक की बात होगी। एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअल में ये होता है कि एक तो आइसेंट्रोपिक ये हो गया, कांस्टेंट नहीं होती एंट्रोपी, प्लस एक ही यहाँ प्रेशर लॉस होता है। ये आप देखेंगे कांस्टेंट प्रेशर की बजाय प्रेशर लॉस हो रहा है। इस तरह ये इरिवर्सिबिलिटी है, आइसेंट्रोपिक नहीं है। और फिर अगेन यहाँ पे प्रेशर लॉस हो रहा है। तो ये कुछ इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं। इसके बाद हमने ये सोचा था कि अगर हमने इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके कितने वे हो सकते हैं, रनटाइम साइकिल की एफिशिएंसी अगर बढ़ानी है। तो बेसिक वही था कि हीट एडिशन शुड बी एट हायर एवरेज टेम्परेचर और हीट रिजेक्शन शुड बी एट लोअर एवरेज टेम्परेचर। सिंपल, आपने कार्नोट साइकिल का जो फार्मूला है वहां से आपने ये फिलोसफी उठाई है। अब इसको अचीव करने के 3 तरीके हो सकते हैं। लोअरिंग द कंडेंसर प्रेशर, यानी आप ये जिस पे हीट सिंक हो रही है वो मजीद कम कर दें, उसकी वजह से ये आपका वर्क इनपुट बढ़ जाता है। और ये जो पंप का है ये वर्क थोड़ा सा बढ़ता है लेकिन ओवरऑल इंक्रीज होता है। इसके साथ मसला क्या था कि यहाँ 4 की क्वालिटी कम हो जाती है, इसमें ये एक ड्रॉबैक था। फिर दूसरी थी कि हम स्टीम को मजीद हीटअप कर दें। ठीक है, हीटअप तो कर दें, लेकिन आपने आगे स्टीम जिसमें भेजनी है वो है आपका स्टीम टरबाइन। उसके ब्लेड जो हैं उनकी एक लिमिट होती है कि वो कितना प्रेशर बेयर कर सकते हैं। तो मेटलर्जिकल लिमिट्स की वजह से ये थ्रेटिकली तो ठीक है, पड़ता है, और इसकी क्वालिटी भी 4 प्राइम पॉइंट पे ज़्यादा होती है स्टीम की क्वालिटी, और इस पॉइंट पे और नहीं करेंगे। बट कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है उसकी एक लिमिट है, और वो 620 है, मेटलर्जिकल लिमिट ये लिखा हुआ है यहाँ। तीसरी चीज ये थी कि आ, हम बॉयलर का प्रेशर बढ़ा दें। बॉयलर का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि ये हमें अभी डिस्कस किया कि टेम्परेचर की तो लिमिट होती ही है, तो आप इस टेम्परेचर से ऊपर नहीं जा सकते। जब ये टेम्परेचर की लिमिट लग गई तो जैसे प्रेशर बढ़ा तो ये पॉइंट यहाँ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर गया। जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 4 प्राइम पॉइंट पे आएगा,
उसकी क्वालिटी कम होगी। तो अब इसी ग्राफ को देख के इसका सोल्यूशन क्या है कि हम यहाँ तक लेके जाएं, उसके बाद इसको एक स्टेज पे एक्सपेंड होने दें और फिर रीहीट करें। मतलब इस डायग्राम देखने से ही हमें आइडिया हो रहा है, और यही हमने फिर अप्लाई किया। यार ही लेट आ रहा है आज। अच्छा, एनी हो, सर तो जुमा पढ़ने भी आए हैं। फाइन। अच्छा, इसके बाद फिर ये जिक्र करने के बाद आइडियल रीहीट रैंकाइन साइकिल जो होता है, इसमें क्या है कि आप यहाँ 3 से 4 तक वो करने के बाद लेक्चर है सर। 3 से 4 जो है ये आप एक स्टेज में एक्सपेंड करेंगे, एक टरबाइन पे एक्सपेंड करेंगे, और ये हाई प्रेशर टरबाइन है। उसके बाद आप रीहीट तो कर रहे हैं पर रीप्रेशर नहीं कर रहे। वजह ये कि आप ये स्टीम है, स्टीम को हम वो नहीं कर सकते। और इस फर्दर ये कि हमने एक्सपेंड करना है, तो इस पे आपको हाई चाहिए होगा कैपेसिटी वाला कंप्रेसर। और अगेन पेपर फेज बनेंगी तो वो इशू कर सकता है। यानी प्योर लिक्विड में तो पंप आप यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 4 पे जो स्टेट है वो दैट इज सुपर हीटेड स्ट्रीम, और उसके लिए फिर आप कंप्रेस करेंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि वो सुपर हीट की बजाय ड्राई सेचुरेटेड या वेट वेपर तो नहीं आ जाते, और अगेन उसको हीट अप करना मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब यह है कि रीहीट में जस्ट हम रीहीट कर रहे होते हैं, हीट किया दूसरी स्टेज पे टरबाइन ने किया। इससे हुआ ये कि अगर यहाँ 3 से नीचे लेके आते डायरेक्ट तो यहाँ इसकी क्वालिटी बहुत कम होनी थी, तो हमने रीहीट करके ये क्वालिटी भी इम्प्रूव कर लिया, और ओवरऑल एरिया अंडर दिस इंक्लोज्ड पाथ इज इंक्रीज्ड, ये वाला इंक्रीज हो गया। तो इससे इसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ स्टेज जो है वो कितनी ऐड करनी है वो डिपेंड करता है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। अगर कॉस्ट उसको अलाउ ना करे, यानी एफिशिएंसी बढ़ने का फायदा, यानी अगर फर्स्ट 3 से 4 टाइम एक स्टेज की वजह से बढ़ रही है, जब सेकंड लगाएंगे तो वो इसका 4 to 3 का भी हाफ हो जाएगी। यानी अगर 3 है तो 1.5% दूसरी स्टेज की बढ़ेगी। लेकिन हर स्टेज की बढ़ने के साथ साथ उसका सिस्टम कम्प्लेक्स होता जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। प्लस जो उसमें फीचर आप लगा रहे हैं इसके सेकंड स्टेज के टरबाइन के जो लगा रहे हैं उसको भी वो चाहिए होगा, कास्ट चाहिए होगी। ऑफकोर्स उसके ब्रेड बने हैं, मटेरियल है, केसिंग है। तो कहने का मतलब ये कि कितने नंबर स्टेज करना है वो अगर जस्टिफाई करे कॉस्ट को और एफिशिएंसी आपस में ये देखें कि एफिशिएंसी हमें फ़ायदा दे रही, ओवरऑल नेट हमें फ़ायदा हो रहा हो, तो फिर हम लाजमी यूज़ करेंगे सेकंड स्टेज, अदरवाइज हम नहीं यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और सिमिलर टू थर्मो 2 है तो आप कर लेंगे। उसके बाद हमारा था रीजनरेशन। रीजनरेशन में ये था कि आप स्टीम जो आ रही है टरबाइन की तो इन बिटवीन आप यहाँ दे देते हैं, ताकि जो हीट लॉस यहाँ से कंडेंसर से हो रहा है, पहले अगर वो पूरी की पूरी स्टीम में से आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आप जस्ट एक पार्ट में से कर रहे होंगे, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट को कर लिया, और वो जो स्टीम आपने इंटरमीडिएट ली है उसकी क्वालिटी हाई है, उसका प्रेशर हाई है, उसकी टेम्परेचर हाई है। तो वो हम डायरेक्ट अपने इस जो इस कंडेंसर इसमें से जो आ रहा होता है उसको जस्ट ड्राई सेचुरेटेड पेपर और के करीब पहुंचा देते हैं, लिक्विड के करीब पहुंचा देते हैं। टेम्परेचर ऐसा होता है कि उसके बाद आप जस्ट थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो फिर वो सेंसिबल होगा, टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, फेज चेंज कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि रीजनरेशन से हमने जो यहाँ से लॉस हो रही थी हीट वो कम कर दी। इसके दो तरीके थे, एक ये था कि आप ओपन करें, अगर डायरेक्ट मिक्सिंग है, जो आप इन इंटरमीडिएट पॉइंट से स्टीम ले रहे हैं, यानी इस पॉइंट से 6 से जो स्टीम ले रहे हैं वो, और जो यहाँ कंडेंसर से गुजर के पहले पंप से गुजर के जो आ रही है वाटर आ रहा है, इन दोनों का आपस में अगर डायरेक्ट मिक्सिंग है तो ये एफिशिएंट होगी, और इसे कहते हैं ओपन वाटर फीड वाटर हीटर। और अगर और यहाँ 3 पे दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, यानी जो ये प्रेशर है इस पंप को उस प्रेशर तक इंक्रीज करना चाहिए ताकि दोनों वो एक ही फीड वाटर में हो सके।
उसके बाद आप सेकंड पंप लगाएं से करेंगे और आप इस तरह अचीव कर लेते हैं। दूसरी ये थी कि आपका ये है ओपन की बजाय क्लोज है। क्लोज में ये होगा कि जो यहाँ स्ट्रीम आएगी वो अलहदाबाद से इस अलहदाबाद से इस यानी जो नीचे कंडेंसर से आ रहा है पार्ट उसमें मिक्स हुए बगैर अलहदा पार्ट से ही बॉयलर में जाएगी और बॉयलर में जाके दोनों चीजें कंबाइन अप होंगी। तो इसके लिए प्रेशर और इसके लिए प्रेशर सेम होना जरूरी नहीं, हाँ बॉयलर में जाके सेम होगा, वो बॉयलर प्रेशर इक्वल। ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद आज का टॉपिक यानी हमने री हीट भी पढ़ लिया, रीजनरेशन भी पढ़ लिया। रीहीट में ये था कि आप नंबर ऑफ टर्बाइन स्टेजेस बढ़ा रहे थे। रीजनरेशन में ये था कि आप स्टीम इंटरमीडिएट पानी से निकाल रहे हैं ताकि जो आप कंडेंसर में क्या करते हैं हीट लॉस रिजेक्ट कर देते हैं एनवायरनमेंट में, वो ज़ाया जाती है आपको। और आपकी मजबूरी इसलिए है कि आगे जो पंप है उसने काम एक फेज पे करना है, सिंगल फेज, और वो फेज है लिक्विड, तो इसलिए आपको पहले लिक्विड में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। बट बट ये नुकसान है एफिशिएंसी की टर्म्स में देखा जाए तो ये आपकी एफिशिएंसी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इंटरमीडिएट पॉइंट से स्टीम लेके ब्लेंड भी कहते हैं, और आप ओपन वाटर फ्री वाटर में या दूसरे में क्लोज वाटर फ्री वाटर हीटर में आप उनको हीट एक्सचेंज करवा देते हैं, जिसकी वजह से पंप वन के बाद जो सब कूल्ड हो चुका होता है लिक्विड वो अगेन सेचुरेटेड लिक्विड के पॉइंट पे चला जाता है, यानी यहाँ से ये 2 से यहाँ 3 तक चला जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको मैंने कहा हुआ था सॉल्व करने का, फर्दर ये भी एग्जाम्पल मैंने दी हुई है आपको। इसके बाद हम आते हैं, ये आपका टॉपिक नहीं है लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है ये 10.7 पढ़ सकता है। अलबत्ता आज का टॉपिक है को जनरेशन। व्हाट डज को मीन? को का मतलब होता है कंबाइन, तो जनरेशन यानी आप कंबाइन को जनरेट कर रहे हैं, सिंपली मतलब ये है। और एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अगर आपके पास दो पर्पज हैं, एक है कि आपने पावर प्रोड्यूस करनी है, दूसरा है आपने हीट कोई प्रोसेस हीटिंग करनी है, तो उन दोनों को अगर आप कंबाइनली यूज करें तो उसको को जनरेशन कहते हैं। तो इसको जरा आप डिटेल में हम जिक्र कर लेते हैं। को जनरेशन, अभी तक हमने जो पढ़ा पीछे उसमें क्या था, हीट हम सिर्फ और सिर्फ किस में यूज करते थे, वर्क में, यूजफुल वर्क में, टरबाइन में। हीट का कोई और यूज नहीं था। और ये जो वर्क होता था ये कन्वर्ट होता था मैकेनिकल एनर्जी में, और उसकी वजह से अगर कोई ऐसी डिवाइस है मैकेनिकल की जो मैकेनिकल एनर्जी पे ऑपरेट करती है वो आप ऑपरेट करवा सकते थे, या आप वर्क जो है उसको कन्वर्ट करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे ऑपरेट हो यानी इलेक्ट्रिसिटी पे ऑपरेट हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट कैन बी ऑपरेटेड। तो इस वजह से आप हीट को पहले वर्क में और वर्क से फिर इन एनर्जी की हायर क्वालिटी ऑफ एनर्जी में आप कन्वर्ट करते थे। लेकिन अगर हीट को डायरेक्ट हम हीटिंग के लिए कहीं यूज करना है तो उसको वो भी हो सकता है, कुछ डिवाइसेस ऐसी हो सकती हैं जो करती हों, और उसको हम कहते हैं मैनी सिस्टम और डिवाइसेस however require energy input in the form of heat called process heat। और इस प्रोसेस को हम या फिनोमिना को हम कहते हैं प्रोसेस हीटिंग। तो सम इंडस्ट्रीज दैट रिलाई हेवीली ऑन प्रोसेस हीट आर, वो इंडस्ट्री जो इस पे रिलाई करती हैं प्रोसेस हीट पे, यानी जहाँ हमें हीट ही चाहिए वहाँ हमें हीट की सूरत में एनर्जी चाहिए। उसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, केमिकल इंडस्ट्री, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, ऑयल प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, स्टील मेकिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसमें आपको जरूरत पड़ती है हीट एनर्जी की, प्रोसेस हीट की। कौन कौन सी हैं, केमिकल, पल्प एंड पेपर, ऑयल प्रोडक्शन, रिफाइनरी, स्टील मेकिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अगर आप कोई नोट करना चाहते हैं तो साथ में ये नोट कर लें।
अच्छा, ये स्टूडेंट्स जैसे मुराद है, विजय है और जफर। अच्छा, आप लोग ये आपके नेम शो हो रहे हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना वो करें। बाकी फेलो से पूछ लो उन्होंने कैसे किया है, और आप कोशिश करें कि वो करें। अगर आपकी अटेंडेंस कोई इशू होता है फिर वो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ उसका। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मेरे लिए इस तरह अटेंडेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट्स, मुराद, विजय एंड जफर? सर मेरा इसमें रोल नंबर ही नहीं है। मेरा सॉरी। रोल नंबर ही नहीं आ रहा है इसमें से। अब रोल नंबर क्यों पता नहीं आ रहा? नहीं, अटेंडेंस में वो लिस्ट में से। आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ना आ रहा हो। क्या आपका आ रहा है ये? यार, योर नंबर इज हेयर एट 19। आप 10 मिनट से हिस्सा हैं इस कन्वर्सेशन का। और सर वो मैं कौन की बात आपने देखी थी जो मैंने भेजी थी आपको? आपने वो व्हाट्सएप की थी तो वैसे मैंने देखी हुई है वो। आई हैव जस्ट डाउनलोडेड द बुक, इफ यू कैन लुक। उसमें कह रहे थे उसमें नहीं, वो जो देखिए, इसमें मुझे पावर प्लांट का कोई प्रॉब्लम मिला शायद हो, आगे मैंने चेक नहीं किया। इसमें नहीं अभी कंबस्शन का तो बहुत अच्छा डिस्कस किया है। अभी तो हम रेफ्रिजरेशन, रेकान साइकिल का तो है इसमें फिलहाल, जो भी करें। स्ट्रीम पे पॉइंट जी सर। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 8 में है सर। अच्छा, ये वाला रैंक पॉइंट। जी सर। इसका लेटेस्ट एडिशन कोई नहीं है, फिफ्थ ही है। फिलहाल तो यही पड़ा है सर मेरे पास। बहरहाल बच्चे, कंसेप्ट जो है वो तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, और इसे भी चलो देख लेंगे। इसमें कोई रिजनरेटिव और बाकी एग्जांपल हैं कुछ यहाँ से। चलें, ठीक है, बेहतर है। अच्छा, अगर आपने ये नोट कर लिया है कि वेयर प्रोसेस हीट इज बीइंग यूज्ड, केमिकल, पल्प एंड पेपर, ऑयल प्रोडक्शन, फाइनरी, स्टील मेकिंग एंड फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स, ये जो प्रोसेस हीट है ये कहाँ से हम जनरेट करते हैं? ये हम कोल से, नेचुरल गैस से, या फर्नेस या इस तरह के फ्यूल से करते हैं। और जब हम ये करते हैं होता क्या है? होता ये है कि आप बॉयलर में तकरीबन 1400 तक आप करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, अराउंड 1400। तो आप 1400 ये इस फ्यूल से, बर्निंग कोल, नेचुरल गैस, ये करते हैं। और आप स्टीम कितनी चाहिए होती है आपको? तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम चाहिए होती है इस इंडस्ट्री में। तो आप इतनी हाई क्वालिटी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं लो में। ऑफ कोर्स उसकी वजह से बहुत सी इरिवर्सिबिलिटीज और लॉसेस होंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम हाई एनर्जी से हाई हाई क्वालिटी से हाई क्वालिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाएं, और लो जो है वो प्रोसेस हीटिंग में यूज करें? एक मतलब नेचुरल है। अगर आप समझते हैं इस चीज़ को कि एनर्जी की क्वालिटीज होती हैं, हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी होता है, लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी होता है।
स्टीम जो है वो लो क्वालिटी है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और स्टीम इसकी हीट की बात करूँ तो हीट लो है। बट हीट की क्वालिटी भी डिफरेंट होती है। जो सॉरी, स्टीम की प्रोसेस हीट, स्टीम जो 1400 पे होगी वो हाई क्वालिटी होगी, और जो 200 पे होगी लो क्वालिटी होगी। तो इसके लिए हम क्या करें? हम ये वेस्ट नहीं करना चाहते, नो वेस्ट ऑफ एनर्जी हम चाहते हैं कि वो। अच्छा, ये जो फार्म होती है कि आप ये स्ट्रीम करें, इसमें हीटिंग करें, आइडली ये जो है आपकी नो लॉस है। अच्छा, ये एक और आया है स्टूडेंट, इसका भी रोल नंबर नहीं है। इंजमाम है सर। बच्चे उससे लॉग इन किया करें यूनिवर्सिटी का। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप बर्निंग कोल ऑयल जो भी आप ये करते हैं फर्नेस में, तो उसका बड़ा हाई टेम्परेचर होता है, इवन 1400। और इसकी वजह 1400 हम कैसे अचीव करते हैं? वहाँ मटेरियल होता है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती हैं। तो एक मटेरियल होता है, उसकी बेस पे ये सिरामिक मिक्सचर से बना होता है। तो वो जो है वो आपके टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को बेयर कर लेती है। और फर्नेस जो है उसमें मूविंग पार्ट कोई नहीं होता, बस चीज़ें आपस में बर्न कर रही होती हैं। तो कहने का मतलब ये कि 1400 अचीव करना पॉसिबल है फर्नेस में, ये जहन रखिएगा। जब आप स्टीम टरबाइन की बात करते हैं तो वहाँ और चीज़ है, वहाँ और चक्कर है। वहाँ 14 की बजाय आप 620 तक है लिमिट स्टीम टरबाइन में। अच्छा, तो जो हाई क्वालिटी है उसको पहले हम हाई एनर्जी में करें, और जो वेस्ट के तौर पे हम कंडेंसर में वेस्ट करते थे उसकी बजाय उसको हम स्टीम के तौर पे यूज कर लेंगे। ये बेसिक असम आइडिया है, और इस आइडिया को ही को जनरेशन कहते हैं। तो होगा क्या, दो साइकिल होंगे, एक वो साइकिल होगा जो पावर जनरेट करेगा, उसको पावर साइकिल कहेंगे, और दूसरा वो साइकिल होगा जो प्रोसेस हीटिंग साइकिल कहलाएगा, वो प्रोसेस हीट कर रहा होगा। अब पावर साइकिल के तौर पे कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती हैं? उसमें गैस टरबाइन भी यूज हो सकती है, ब्रेटन साइकिल पे ऑपरेट करती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीम टरबाइन भी हो सकती है रैंकाइन साइकिल पे, या इन दोनों का कंबाइन भी हो सकता है, जिसे कहते हैं कंबाइन साइकिल पावर प्लांट। तो ये जितने भी हैं इसके थ्रू आप पावर जनरेट करेंगे, तो इस वजह से इसको पावर साइकिल कहते हैं। और प्रोसेस हीटिंग में आप जस्ट हीटिंग कर रहे होंगे। अब आगे उसने एक छोटी सी एक एग्जांपल दी, आइडियली बात की, आइडियल कोजेनरेशन प्लांट की, कि अगर फर्ज करें आपको क्यू पी डॉट प्रोसेस हीटिंग के लिए 100 किलोवाट चाहिए, तो आप यहाँ से इसको हीटअप करें 100 किलोवाट पे। आपकी ये आप इस हीट करेंगे, हीटअप हो जाएगा। लेकिन अगर हम 100 की बजाय ऐसे करते हैं, इसको 120 कर देते हैं, बॉयलर को ज्यादा फ्यूल दे देते हैं, और जो ज्यादा फ्यूल है उस वो हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी होगा, उसके थ्रू स्टीम टरबाइन चला लेते हैं, और स्टीम टरबाइन से हम जितनी एक्स्ट्रा पावर दी है उतनी की उतनी हम निकाल लेते हैं। 20 हमने देखिए, 100 हमारा पर्पज था 100 का, लेकिन हमें ये पता है कि बॉयलर जो है ये 1400 या मतलब हाई क्वालिटी ऑफ स्टीम पे लेके जाएगा। तो हाई क्वालिटी जब आ गई एक चीज, तो बेहतर ये है कि हम उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें। वो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आपने प्रोसेस में दे दिया। तो हुआ ये कि जो इसका वेस्ट था टरबाइन का, एक्चुअली वो आपने प्रोसेस हीट में की। इसको थोड़ा सा कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये जनरेट करते इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह आप वो क्या कहते हैं आइडियल रैंकाइन साइकिल पे ऑपरेट कर रहा होता है, अगर वो कर रहे हो तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आती थी? आपकी क्लास का टॉपर कौन है बच्चे? सर पूरा सर। सर रोल नंबर 55। 55 आपसे ही क्वेश्चन है, ये बताइएगा कि अगर अभी प्रोसेस हीट को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ पावर प्रोडक्शन हमारा पर्पस होता, जो कि हमने आइडियल रैंकाइन साइकिल में किया था, तो उस आइडियल रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी कितनी आती थी हमारे पास? मतलब इनपुट हम देते थे और आउटपुट से जो लेते थे, उसकी क्या एफिशिएंसी क्या थी?
सर वो रीजनरेशन वगैरह के बाद जो पड़ा था वो वाला पूछ रहे हैं? वैसे सिंपल, या आपके ध्यान में जो भी हो, रीजनरेशन चलो लगा लें उसके बाद भी, 43 सुपर हिट वाले के बाद जो याद है। और बाकी 60 जो है वो आपकी जाए जा रही है। यस सर। ठीक है, अब मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ 100 दें और 100 ही यहाँ प्रोसेस हीट में यूज कर लें वो तो ठीक है बात, लेकिन 100 के बजाय मैं 120 दूं और यहाँ से मैं 20 यूज कर लूँ, तो बेसिकली मैंने यहाँ पावर जनरेशन के लिए कितनी हीट दी, 20 पावर जनरेशन के लिए 20 दी, और 20 में आउटपुट ले रहा हूँ, तो इसकी आउटपुट कितनी हुई, यानी जो पावर साइकिल है इसकी आउटपुट कितनी हो जाएगी फिर बशीर? 55? सर मैं हूँ इसका आइडिया सॉरी नहीं सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं हुआ अभी। बच्चे, अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ 100 के बजाय 120 दिया, तो ये जो पावर प्रोडक्शन है इसके लिए मैंने सिर्फ 20 किलोवाट दिया ना, समझ रहे बात? यस सर। और 20 ही मैं आउटपुट ले रहा हूँ, ये पावर साइकिल दो असल में जी जो सर। आपका ये को जनरेशन है इसमें दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, दूसरा है प्रोसेस हीटिंग। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए मैंने यहाँ फर्दर कितना फ्यूल जलाया, 20 किलोवाट का, जी सर। और आउटपुट मैंने कितनी ली, पावर पावर जी बच्चे। सर ये टरबाइन पे तो 20 है। और यहाँ भी टरबाइन यानी पावर प्रोडक्शन के लिए मैंने यहाँ सिर्फ 20 यूनिट ज्यादा दिए हैं, किलोवाट, 20 किलोवाट, यानी इनपुट अगर मैं 20 दे रहा हूँ और आउटपुट भी 20 ले रहा हूँ, तो मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 100 होगी सर। 100 होगी। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे ऑपरेट करते तो हमारी एफिशिएंसी आनी थी 40% मैक्सिमम, या 45 तक कह लें। प्रोसेस हीटिंग का फायदा ये हुआ कि जो इसमें लॉसेस होने थे उसके अंदर, क्या कहते हैं, कंडेंसर के अंदर, वो हम एज ए प्रोसेस हीटर यूज कर रहे हैं। तो ये वाला दोनों कॉम्बिनेशन बना के क्या हुआ, हमारे पास जो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ फ्यूल दिया, वो एक्स्ट्रा फ्यूल मैंने हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी की सूरत में गेन कर लिया है। सर एक क्वेश्चन है जी सर, ये जो 20 किलोवाट आप गैस ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ये टरबाइन के आप जो ड्यूरिंग दी प्रोसेस वहां से निकाल रहे हैं या जो इसकी फ्लो गैसेस होती हैं वहां से ले रहे हैं आप? बच्चे, ये इसका, अच्छा एक याद रखें, ये जो टरबाइन बना हुआ है ना, जो ये इस तरह है बना हुआ, ये स्टीम टरबाइन है बच्चे, ये स्टीम टरबाइन है, तो इसमें फ्लो गैसेस का तो चक्कर है ही नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरा ये कि सॉरी सर जो इसकी आउटपुट पे जो निकलती हैं एज अ वेस्ट जो बच जाती है, तो वो एज अ आप पावर जनरेशन के लिए boiler में देते हैं या वो आगे किसी प्रोसेस में डायरेक्टली यूज भी हो सकती है? बच्चे, आपकी आवाज कटती रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आया आपने कहा क्या है। आप शायद कोई फ्लू गैसेस की बात कर रहे हैं बच्चे, वो जो होती है फ्लू गैसेस वो गैस टरबाइन में होती हैं, वो स्टीम टरबाइन में नहीं होती। यहाँ ये जो बना हुआ है ये पूरा साइकिल, ये साइकिल जो है ना स्टीम या वाटर, प्योर वाटर पे बेस कर रहा है। यहाँ वर्किंग फ्लूइड मतलब स्टीम है और ये मतलब वाटर है। ठीक है? ओके। हाँ, फ्लू गैसेस जो है ना वो आती हैं गैस टरबाइन में। तो ये है आपका स्टीम टरबाइन। मैं जस्ट ये कह रहा था कि फर्ज करो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्टीम टरबाइन वाला एक साइकिल होता है, रैंकाइन साइकिल। स्टीम रैंकाइन का मतलब वो स्टीम ही हुआ ना। मैं 20 देता, मेरे पास कभी भी आउटपुट इलेक्ट्रिकल की जो है वो 20 नहीं आनी थी। यहाँ ये जो शो कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट है टरबाइन के बाद ना, ये आप इसको इलेक्ट्रिकल के तौर पे ले सकते हैं। 20 दे के 20 कभी भी आउटपुट नहीं आनी थी। हुआ ये कि हमारा बेसिक पर्पस था प्रोसेस हीटिंग, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी बननी है बॉयलर के अंदर,
तो मैंने ही कहा कि बजाय मैं बॉयलर को उतना फ्यूल दूं कि ये 100 किलोवाट दे और जस्ट प्रोसेस हीटिंग करूं, मैं इसको 100 की बजाय 120 दे देता हूं। जो ऊपर का 20 होगा वो मुझे एज इट इज यहाँ मिल जाएगा, और इससे थर्मल एफिशिएंसी पावर साइकिल की ना इस साइकिल के अंदर वो 100% हो जाएगी आइडियली स्पीकिंग। ठीक है। और प्रोसेस हीटिंग वो तुम्हारा था ही, वो फिर आगे जो भी आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धागा बनाना है या जहां भी यूज करना है तो वहां प्रोसेस हीटिंग तो चाहिए, वहां भेज देते हैं। तो ये इसने आइडियल रैंक ऑफ जनरेशन साइकिल किया है। ये जो को जनरेशन साइकिल होता है इसको मतलब एनर्जी की टर्म्स में हम जो जाहिर करना चाहें तो उसके लिए एक फैक्टर यूज करते हैं, उसे कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, एप्सिलॉन यू। और ये होता क्या है, नेट पावर आउटपुट प्लस प्रोसेस हीट डिलीवर्ड ओवर टोटल हीट इनपुट, यानी डब्ल्यू नेट प्लस क्यू पी डॉट और क्यू इन, ये होता है। और ये तकरीबन हमारे पास तकरीबन तकरीबन आइडियली 100 होना चाहिए, लेकिन तकरीबन 80% तक ये रीच करता है प्रैक्टिकली। इसी फैक्टर को वही मतलब इनपुट आउट, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1 माइनस क्यू आउट और क्यू इन। यहाँ क्यू आउट जो है ये कंडेंसर में जो आप करते हैं वो है हीट लॉस, और वो क्या होता है, हीट रिजेक्टेड होती है प्लस हीट लॉसेस होते हैं प्लस कंबस्शन में इनएफिशिएंसी है। और कंबस्शन में इनएफिशिएंसी ये होगी कि इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई फ्यूल की, या स्टैक जो है वो सही तरह उसका मसला था स्टैक लॉसेस का। तो ये सारे के सारे लॉसेस जो है ना वो भी इस क्यू आउट के मतलब अंदर कंसीडर होंगे। आइडियली मैंने आपको पहले बता दिया 100% होनी चाहिए थी, लेकिन आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर वैसे प्रैक्टिकली 80% तक अचीव करता है। अच्छा, अब ये पिछला जो साइकिल दिखाया था ये वाला, ये इसने दिखाया को जनरेशन प्लांट, बट ये आइडियल है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि यहाँ आपकी प्रोसेस हीटिंग के अंदर वेरिएशन ऑफ लोड आता है, कभी आपको ज्यादा चाहिए कभी कम चाहिए। तो ये जस्ट जिस तरह ये सिंपल सा साइकिल बना हुआ है ये प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ आइडियल है। प्रैक्टिकल क्या होगा, प्रैक्टिकल ये होगा कि बॉयलर से हमारे पास ऑप्शन हो कि डायरेक्ट हम प्रोसेस हीटिंग कर सकें, अगर यहाँ प्रोसेस हीटिंग में ज्यादा हीट की जरूरत है। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ कि यहाँ 100 यूनिट है हमारे पास बॉयलर में, उसमें से और हमें प्रोसेस में भी 100 चाहिए, तो डायरेक्ट क्या डायरेक्ट वो एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू यहाँ आ जाए, प्रोसेस हीट कर और ये यहाँ से इस तरह ये जस्ट साइकिल हो जाए। लेकिन अगर फर्स्ट करो हमें प्रोसेस हीट चाहिए 80, यहाँ बॉयलर पे है 100, तो बाकी 20 जो है वो टरबाइन में चली जाए। ठीक है, और टरबाइन में जाके और फिर अगेन ये कुछ हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लें अगर एफिशिएंसी बेहतर होती है, और कुछ यहाँ से जाने दें। तो हमारे पास ये ऑप्शंस होनी चाहिए डिफरेंट। इससे ये होगा जैसे जैसे लोड वेरी करेगा, यानी प्रोसेस हीटिंग की वैल्यू अगर हमें डिफरेंट चाहिए तो हम इन डिफरेंट कंट्रोल के थ्रू यहाँ जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ कर लेंगे, और बाकी जो वो आपकी पावर प्रोडक्शन में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसका ये जो है ये वाली जो डायग्राम है इसका हम थोड़ा सा ये वो कर लेते हैं एनर्जी बैलेंस। ठीक है, क्यू इन कितना होगा क्यू आउट कितना होगा, ये उससे पहले जरा ये एक पैराग्राफ है ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया लेकिन फिर भी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। एट टाइम्स ऑफ हाई डिमांड फॉर प्रोसेस हीट ऑल दिस स्टीम इज राउटेड टू द प्रोसेस हीटिंग यूनिट एंड नन टू द कंडेंसर। ये जो है ये कंडेंसर में जा रहा है M7, ये है M4, टोटल M4 है, उसमें से जो कंडेंसर में जा रहा है वो M7 है। इसमें 4 में से जो ये 5 है 5 M5 ये जस्ट प्रोसेस हीटिंग में जा रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस M4 माइनस M5 ये जा रहा है आपका टरबाइन में। M4 माइनस M5 में से फर्दर माइनस कर दें M6 तो ये M7 बन जाता है। तो ये इस तरह साइकिल है। बहरहाल अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसको। एट टाइम्स ऑफ हाई डिमांड फॉर प्रोसेस हीट ऑल द स्टीम इज राउटेड टू द प्रोसेस हीटिंग यूनिट एंड नन टू द कंडेंसर। M7 dot is 0. The waste heat is 0 in this mode. If this is not sufficient, some steam leaving the boiler is throttled by an expansion or pressure reducing valve PRV to extraction point P6. यहाँ से हम ले जाएंगे, अगर ये
हमें मतलब इसका मिक्सर चाहिए, यहाँ दोनों को मिक्स कर लेंगे हम। अगर वैल्यू उसकी मिक्सिंग वाली है, अगर तो टोटल चाहिए तो फिर तो हम टोटल वो वाल्व खोल देंगे और आप राउट कर देंगे प्रोसेस हीटिंग के लिए, वो तो टोटल उधर चला जाएगा। और इंटरमीडिएट कोई है तो फिर हम यहाँ कुछ यहाँ से भेज देंगे। ऑफ कोर्स जो यहाँ से आएगी वो हाई वो होगी क्वालिटी की, या कह लें उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। यहाँ प्रोसेस हीटिंग में हमें टेम्परेचर कम चाहिए, तो क्या करेंगे हम इन दोनों का कम्बिनेशन बना देंगे, ये 6 पॉइंट का इसका, कि सच दैट कि यहाँ आपको जितनी हीट चाहिए जस्ट उतनी हीट आपको मिले। ठीक है। और इस तरह मतलब हमारे पास एक कंट्रोल का आ गया कि हमें कितनी यहाँ राउट करनी, राउटिंग कितनी करनी है, और ब्लेंड ये जो 6 से आ रही है ब्लेंड कितनी करनी है, और कंडेंसर में से कितनी होनी चाहिए। 3 ऑप्शन हमारे पास आ चुकी है। DBS is 0 in this. If this is not sufficient, some steam leaving the boiler is throttled by an expansion of pressure reducing valve to the extraction pressure P6 and is directed to the process heating unit. Maximum process heating is realized when all the steam leaving the boiler passes through the expansion valve. ठीक है। No power is produced in this mode, यानी तमाम के तमाम यहाँ आ जाए, उसमें पावर कोई प्रोड्यूस नहीं होगी। When there is no demand for process heat, अगर आपको इसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं है तो आप ये वेल्व बंद करें, डायरेक्ट आप पावर जनरेट करेंगे। उस मोड में नो प्रोसेस हीटिंग होगी बट पावर जो है वो जनरेट होगी। When there is no demand for process heat, all the steam passes through the turbine and condenser and cogeneration operate as ordinary steam power plant, वो simple steam power plant बन जाएगा। The rate of heat input, heat rejected, process heat supply as well as power produced for this configuration for this cogeneration plant can be expressed as follows. Q in कहाँ हो रहा है, बॉयलर में, तो क्या होगा यहाँ M3 M4 ये मैस फ्लो रेट सेम है, तो आप M4 लगा लें, M4 इंटू M3 लगा लें, M3 डॉट इंटू इंथाल्पी यहाँ माइनस H4 माइनस H3, ये आपके पास Q इन आ गया। Q आउट क्या होगा, वो M7 डॉट इंटू H7 माइनस H1 होगा। ठीक है, Q आउट हो गया। प्रोसेस हीटिंग के लिए क्या होगा, प्रोसेस हीटिंग में सिंपल क्या होगा, M5 इंटू H5 ये आ जाएगा, M6 इंटू H6 माइनस M8 H8 आएगा। ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये इसमें से लीव कर रहा है। इसके इक्वेशन देख लेते हैं। हाँ ये इक्वेशन है। इस तरह टरबाइन में क्या होगा, टरबाइन के अंदर कितनी आई थी, इन दोनों का डिफरेंस जो है M4 माइनस M5 वो टरबाइन में गया है, और इंटू H4 माइनस H6, H4 माइनस 6 तक तो कंप्लीट आया है ना, इस वजह से प्लस M7 इंटू H6 माइनस H7, ये टरबाइन के आ गया। तो ये डिफरेंट वो आ गई हैं। बाकी कौन सा मोड होगा उसके मुताबिक इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे अगर ये ऑर्डिनरी साइकिल के तौर पे ऑपरेट करे तो M5 0 होगा, और अगर ये सिर्फ प्रोसेस हीटिंग के लिए करे तो फिर ये आपके पास ये वैल्यूज जो हैं M7 0 होगा, M7 0 होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हम ये एग्जैक्टली ये अचीव तो नहीं कर सकते 100% एफिशिएंसी, बट ऑप्टिमम पॉइंट लाजमी हम अचीव कर सकते हैं इससे। ऑप्टिमम पॉइंट आपकी जो प्रोसेस हीटिंग है ये 1940 में जो है ये डिक्लाइन करी थी इसकी पॉपुलैरिटी। ठीक है, ये यूएसए के हवाले से आई थिंक बात होगी। उस वक्त था क्या, उस वक्त ये था कि लोगों को फ्यूल सस्ता मिल जाता था। अब जैसे 1970 के बाद फ्यूल की प्राइस बढ़ी है, प्लांट हैव प्रूव्ड टू बी वेरी इकोनॉमिकल, वेरी अट्रैक्टिव। Consequently, more and more such plants have been installed in recent years, and more are being installed. ये उसने इसका साइकिल शो किया है। 1 2 3 ये एक ही उस पे पॉइंट पे है। उसके बाद क्या है 4, ये डायरेक्ट ये एक्सपेंशन वेल्व से जो ना ये इधर आया 4 पे। उसके बाद 4 से देखें 4 और 5 मिक्स होके 7 पॉइंट पे पहुंच रहा है। ये देखें 7 पहुंच रहा है। बाकी यहाँ 3 पॉइंट से आप देखें ये 5 पे और फिर फर्दर 6 पे पहुंच रहा है। यही हो रहा है 3 से 5 और फिर 6 पे पहुंच रहा है।
6 से 8 आ रहा है। 8 से 9 जो है ये पंप है, ये देखें पंप है। 9 से फिर आप देखें यहाँ 10 इसके अंदर मिक्स होगा। 10 जो है ये हाई है, तो यहाँ मिक्स होगा, तो ये आप 11 यानी इन दोनों का बिटवीन 9 और 10 की एवरेज जो आएगी वो यहाँ 11 पे आ जाएगी। और वहां से फिर टेम्परेचर की बात हो रही है, वहां से फिर जो है ना ये हीट अप करेगा इस पॉइंट पे, तो ये हीट अप होके इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये एक साइकिल की डायग्राम है, एग्जाम्पल आप कर लेंगे। इसके बाद फिर हमारा एक और टॉपिक है, वो है कंबाइन गैस वेपर पावर साइकिल। अच्छा, कंबाइन का वर्ड क्या शो करता है कि आप दो साइकिल को कंबाइन कर रहे हैं। कौन कौन से? गैस को, गैस टरबाइन पावर प्लांट, और उसका जो एग्जॉस्ट या फ्लू गैस, आज किसी स्टूडेंट ने कहा था, अब वो बात आ रही है कि आप पहले गैस टरबाइन यूज कर रहे हैं, ब्रेटन साइकिल पे ऑपरेट होता है, जो उसका जो फ्लू है वो भी 500 पे होता है तकरीबन, वो आप यूज कर लेंगे आगे स्टीम को, स्टीम साइकिल, स्टीम टरबाइन पावर प्लांट को रन करने के लिए। तो इस तरह ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है कि पहले दो गैस टरबाइन होते हैं और उसके एग्जॉस्ट पे एक स्टीम टरबाइन पावर प्लांट आप ऑपरेट कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली। तो इसको जो है आप इस तरह इसकी एफिशिएंसी बढ़ा लेते हैं, और इस साइकिल कहते हैं कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं। गैस बाइनरी वेपर साइकिल डिस्कस्ड गैस पावर टॉपिंग। टॉपिंग मतलब शुरू में टॉप, यानी शुरू में आप गैस टरबाइन लगाते हैं और बाद में आप वेपर साइकिल लगाते हैं। वेपर मीन स्टीम साइकिल, पहले गैस है बाद में स्टीम, इसको कहते हैं कंबाइन साइकिल। कंबाइन साइकिल में जो गैस है वो ब्रेटन पे ऑपरेट करती है और जो स्टीम है वो रैंकाइन साइकिल पे ऑपरेट करती है। स्टीम टरबाइन में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है? 6.2, लेकिन गैस टरबाइन में कितना हो सकता है? 1425। और अगर टर्बोजेट इंजन की बात की जाए, वहां आप टेम्परेचर 1500 तक भी कर सकते हैं बर्नर एग्जिट पे। और ये कैसे डेवलप होता है कि आप वहाँ सिरामिक्स का और होता है, प्लस ये कि जो आपके टर्बोजेट तो गैस टरबाइन है उसको आप कूलिंग कर रहे होते हैं ब्लेड को, यानी ब्लेड पर टेम्परेचर कम ही होता है। आप उसके अंदर यानी इस तरह उसके अंदर अपने होल करके ब्लेड के अंदर कूलिंग सिस्टम ज्यादा बनाया होता है। जैसे इंजन की कूलिंग आपने पढ़ा हो, तो क्या होता है सिलेंडर के अंदर हमने वो बनाई होती है पूरी एक कूलिंग की ना डक्ट बनाई होती है, सिलेंडर के अंदर से पास कर रही होती है इंजन के सिलेंडर से। तो इसी तरह आप गैस टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं, सॉरी गैस टरबाइन के जो ब्लेड्स हैं उनको कूल कर रहे होते हैं, तो फिर आप इस टेम्परेचर को अचीव कर रहे होते हैं 1425। और इसी तरह अगर 1500 इसकी बात की जाए तो वहाँ भी आप इस तरह की अरेंजमेंट करते हैं। और ये हाउ इट इज पॉसिबल, वाई वेरी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट मटेरियल से पॉसिबल होता है, वो है सिरामिक्स का। तो ये मैं जिक्र कर चुका हूँ आपको। सिंपली आप देखें इसमें क्या है कि गैस टरबाइन के इन हुई, कंप्रेसर में कंप्रेस किया तो कंबस्शन साइकिल चैम्बर में गया, वहाँ कंबस्शन होती है, कंबस्शन होकर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसका तो वो फिर इसमें गैस टरबाइन में आती है, वहाँ फिर अपनी पावर जो उसकी इंक्रीज हो चुकी होती है वो यहाँ यूटिलाइज करती है। तो, तो यहाँ इन हुआ ये एक्सपेंड करते हुए यहाँ से गैस टरबाइन में एग्जिट किया। अब यहाँ जो एग्जिट हो रहा है ये हीट एक्सचेंजर जो है ये दैट इज बॉयलर फॉर दिस लोअर साइकिल, लोअर साइकिल रैंकाइन। तो असल में जो फ्लो गैसेस जा रही हैं वो समझिए बॉयलर का काम कर रही हैं फॉर स्टीम टरबाइन। कि 500 से अगर ये जा रही है तो इसी पे आपने इस चीज को हीटअप किया और टरबाइन के इनलेट पे भेज दिया। तो यहाँ ऊपर वाला जो साइकिल है गैस साइकिल, इसमें वर्किंग फ्लूइड क्या है? एयर, ठीक है, रफली स्पीकिंग एयर है। और नीचे वाले में वर्किंग फ्लूइड क्या है? स्टीम है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ दो साइकिल हैं, एक तो रैंकाइन है जो ग्रीन में है, और दूसरा ब्लू में जो है ये गैस का है, और ये ब्रेटन साइकिल गैस साइकिल। इस तरह आप अचीव कर रहे होते हैं।
ठीक हो गया। तो कंबाइंड पावर साइकिल plant has put in commercial operation in 1985 in Niigata, Japan, is reported to operate at thermal efficiency of 44%। ठीक है, उस 1985 में 44% अचीव किया था उसने। दिस प्लांट हैज टू 191 मेगावाट स्टीम टरबाइन एंड 6 118 मेगावाट गैस टरबाइन। तो दो इसके स्टीम है और गैस टरबाइन कितने हैं? 6, यानी 3 गैस टरबाइन से एक स्टीम टरबाइन आप रन कर रहे हैं। हॉट कंबस्शन गैसेस इंटर द गैस टरबाइन एट, गैस टरबाइन में इंटर होती है 1154 डिग्री पे, ये गैस में इंटर हो रही है, और लीव करती है 500 पे। स्टीम इज कूल्ड इन कंडेंसर बाय कूलिंग वाटर एट एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15, क्योंकि स्टीम जो है वो आप कंडेंसर में 15 तक लेके जा रहे होते हैं। तो अगेन मतलब प्रेशर डिफरेंस है, वो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आप एनर्जी यूज कर सकते हैं। द कंप्रेसर हैव अ प्रेशर और रेशियो ऑफ 14 एंड मास फ्लो रेट ऑफ एयर थ्रू द कंप्रेसर इज 443 किलोग्राम पर सेकेंड। प्रेशर रेशियो 14 है। अच्छा, ये तो इसमें एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, a 1350 megawatt combined cycle power plant built in Amberley, Turkey in 1988 by Siemens। Siemens वैसे जर्मन कंपनी है। is the first commercial operating thermal plant in the world to attain an efficiency level as high as 52.5% at design operating conditions। तो ये एक डिजाइन ऑपरेटिंग कंडीशन पे अगर आप रन करें कंबाइन को तो 2.5% तक आप अचीव करेंगे। इसमें क्या होता है कि दिस प्लांट हैज 6 मेगावाट गैस टरबाइन। गैस टरबाइन कितने हैं? 150 मेगावाट के 6 हैं। 150 मेगावाट के 6 गैस टरबाइन एंड स्टीम टरबाइन कितने हैं? 3, और वो है 173 मेगावाट के। तो इसमें देखा जाए तो ये दो गैस जो हैं वो एक उससे हैं, मिल रहे हैं। In 2016, General Electric reported 62.2, ये एक और कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, इसने रिपोर्ट किया 62.2% एफिशिएंसी फॉर इट्स कंबाइंड साइकिल प्लेट प्लांट इन Fulchain, फ्रांस विद एन आउटपुट ऑफ 594 मेगावाट। ये फ्रांस वाला ये 62%, आप देख रहे हैं कि उसमें इंक्रीज आ रहा है efficiency। The new target for their thermal efficiency is 65%, approaching the Carnot limit। Carnot की लिमिट के करीब करीब 65 तक पहुंच रही है। इसके बाद ये एक एग्जांपल है, ये आप करेंगे। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, नहीं तो फिर सर क्वेश्चन है सर, जो गैस टरबाइन के आउटपुट से फ्लो गैसेस ले रहे हैं स्टीम टरबाइन की इनपुट के लिए, ठीक है, अगर हमें जो पावर जनरेशन है वो कम चाहिए तो क्या ऐसे हम ही वो जो फ्लो गैसेस हैं वो जो बॉयलर में स्टीम जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? इस तरह से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी कम यूज़ होगा। बच्चे, इसमें बॉयलर हम नहीं यूज कर रहे हैं, हम फ्लो गैसेस को एज बॉयलर ट्रीट कर रहे हैं। जो कंबशन हो रही है वो तो आपकी जो गैस टरबाइन है उसमें पहले कंप्रेसर होता है, उसके बाद कंबशन चैम्बर होता है। कंबशन चैम्बर में जो हो रही है बस वही हो रही है। वो उसके लिए हमें हीट जनरेट उसके लिए हीट चाहिए ना कंबशन जनरेट करने के लिए जी, गैस टरबाइन में चाहिए होती चाहिए है, होती है तो तो बड़ी ज्यादा चाहिए बिल्कुल। होती है। तो उसके 1200 के तो करीब है। उसकी जो फ्लो गैसेज जो उसके आउटपुट पे आती हैं हम वो उसके कंबशन के लिए जी जी, मतलब थ्रू द साइकिल यूज़ कर सकते हैं कंबशन के लिए जी। जो फ्लो गैसेज भी देखिए, जो फ्लो गैसेस हैं, ना वो भी जो फ्लो गैसेस है ना जी बच्चे जी जो फ्लो गैसेस है ना वो अपना काम कर चुके हैं गैस टरबाइन में। गैस टरबाइन में उनका फर्दर कोई काम नहीं, बस उसको आपने एयर में या एटमॉस्फेयर में एग्जिट कर देना, बस ये काम है उसका। सर लेकिन उसका तो वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है हम कर ही नहीं सकते ऐसे तो एनवायरनमेंट। गैस टरबाइन के अंदर दोबारा वो यूज नहीं होगी। हाँ, अब क्या है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे इन्वायरमेंट में क्या है कि इन्वायरमेंट वार्म हो रहा है और वो फिर मुनासिब नहीं है, तो हम ये करते हैं उसको एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट भेजने की बजाय हम साथ में जो उधर से फ्लो गैसेस आ रही हैं उसको हम यूज कर लेते हैं एज
हीटिंग मटेरियल या हीटिंग फ्यूल फॉर स्टीम। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो उसको हम, ये मैं अगर डायग्राम दिखा सकूं आपको, ये वाली डायग्राम, कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ 8 से 9 जो है, 8 से 9 ये आपकी फ्लू गैस, इजा गैसें हैं। मैं जैसे ये कह रहा था, इस साइकिल में ये 8 आने के बाद कोई काम नहीं रह गया इनका ऊपर वाले साइकिल के लिए। हाँ, नीचे वाले साइकिल में वो यूज हो सकती है और वो कर रहे हैं हम यूज, ये यूज किया है तो आपकी 62.2% तक एफिशिएंसी गई है। ठीक हो गया? ठीक है सर। ये जो एफिशिएंसी बताई गई, ठीक है, क्लास 2 में याद रखिएगा। यानी 80s में बताई गई सॉरी एफिशिएंसी, अभी ये बताई गई बुक में लिखी हुई सॉरी है। जो एफिशिएंसी बुक में लिखी हुई है वो तो 90s 80s में है। उसके बाद जो रिसेंटली एफिशिएंसी है वो नहीं पता कि किस वक्त कंबाइंड साइकिल। बच्चे आप वो कर सकते हैं, वो आप अपनी रिपोर्ट में या असाइनमेंट में लाजमी आप उसको रेफरेंस दे के कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपके क्विज का ताल्लुक है, वो आपको जो मैंने बुक बताई है वो रेफरेंस होगी। क्विज के हवाले से आप जो है ना वही वैल्यूज लिखेंगे जो कि बुक में कोटेड हैं। सर बुक में ठीक है, पुराना बाकी आप रिकॉर्ड है, अपनी रिपोर्ट में, मार्केट में 2021 में बुक में पुराना रिकॉर्ड है। हाँ चाहे पुराना है, जहां तक क्विज की बात है उस वक्त वही एफिशिएंसी होगी जो बुक में है। हाँ, अगर आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, आप इस पे कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, फिर आप इसको जरूर वो कर सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए कि आप इतने सारे डिफरेंट हैं, हर स्टूडेंट डिफरेंट अगर रेफरेंस ले तो वो फिर एक आंसर ही नहीं होगा उसका। तो वो क्विज में तो एक ही आंसर होता है ना मल्टीपल चॉइस में। एक स्टूडेंट रेफरेंस बुक भी तो ले सकता है ना, तो बस ये यूनुस एंजल वाले की बुक को फॉलो करेंगे। ये जो बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं वहीं से क्विज लूंगा ना, यही तो बता रहा हूँ आपको। जो जो आर्टिकल मैं जिस बुक से ले रहा हूँ क्विज के लिए आप उस बुक को कंसल्ट करें। नॉलेज लेकिन अगर कोई, शायद इंटरनेट का इशू है जी। क्लास कोई और क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन नहीं? चलें ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। होपफुली नेक्स्ट वीक हम फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा वो रिवाइज कर लेंगे, और जो इससे रेलिवेंट जो टॉपिक है उनसे रेलिवेंट जो एग्जांपल है वो सारी आपकी पार्ट हैं इसका असाइनमेंट का। ठीक है, तो असाइनमेंट नेक्स्ट वीक में जमा करानी है बच्चे, उसमें ये भी इंक्लूड कर लें। आपने 4 तक कहा हुआ, अब ये भी इंक्लूड कर लें उसमें मंडे को। हमारा चलें ऐसे करें, मंडे तक 4 कर लें, उसके बाद वाला जो है वो फिर जुमे को जमा करा दीजिएगा। ठीक है, मंडे तक 2 असाइनमेंट करना। चलो फिर ठीक हो गया सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। अल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।